digestive gland है बेटा liver. It is the largest exocrine gland found in our body. Okay, largest exocrine gland found in our body. सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी बॉडी में लीवर है. लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है. सेकंड, ये एक्सोक्राइन होती है. ओके, एंडोक्राइन नहीं है, एक्सोक्राइन है. मतलब हार्मोन रिलीज नहीं करेगी, ठीक है. ओनली डाइजेस्टिव जूस यहाँ पर रिलीज करेगी, ठीक है. तो जो सिक्रेशन करेगी उसमें हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगी. एक सेकंड. ओके, तो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की और एक्सोक्राइन इन फंक्शन है. एक्सोक्राइन है मतलब क्या हुआ बेटा कि ये हार्मोन रिलीज नहीं करेगी, इसके पास में खुद की डक्ट है. ओके, दो चीजें क्लियर हो जाती है. अगर एक्सोक्राइन है मतलब हार्मोन रिलीज नहीं करेगी, और दूसरा उसके पास में खुद की डक्ट निकलेगी. तो उनके डक्ट के नाम पता होना चाहिए. ये दो चीजें ध्यान रखना. ओके, तो ये सीक्रेट करती है. डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगी ये एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है, विच इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं बेटा उसको? बाइल जूस. वेरी गुड, बाइल जूस, ठीक है, विच इज अ डाइजेस्टिव जूस. डाइजेस्टिव जूस, ओके, डाइजेस्टिव जूस. ओके, डाइजेस्टिव जूस. बट ये एक स्पेशल टाइप का डाइजेस्टिव जूस है. अभी तक हमने देखा सलाइवा, सलाइवरी जूस, ओके, सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला. उसमें भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, लाइक सलाइवरी अमाइलेज, लाइसोजाइम, इस तरह के एंजाइम्स थे. फिर हमने देखा नेक्स्ट वाला गैस्ट्रिक जूस, स्टमक से निकलने वाला. उसमें भी हमने देखा कि वहां पर भी एंजाइम्स थे, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज लाइक. फिर उसके बाद में हमने देखा पेनक्रियाज, पढ़ा हमने. तो पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस की बात की हमने. पेनक्रियाटिक जूस में भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. हमने ऐसा कहा था कि हम पढ़ेंगे आगे डाइजेशन इन फूड वाले पार्ट में कि वहां पर ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इस तरह के सच टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. लेकिन ये अकेला ऐसा डाइजेस्टिव जूस है which lacks digestive enzymes, which lacks digestive enzymes. तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता. तो आपको पूछते हैं कभी कभार कि कौन सा ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते. तो उसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बाइल जूस. यस, इट लैक्स digestive enzymes. It means no digestive enzymes found in bile juice. Bile juice में किसी भी टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं मिलते हैं. ओके, तो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं मिलते तो फिर एक्शन कैसे करता है? इसलिए ये कभी भी कैटाबॉलिज्म नहीं करता.
क्योंकि एंजाइम होंगे तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, कैटाबॉलिज्म करेंगे, कॉम्प्लेक्स को सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक करेंगे। तो ये ब्रेक नहीं करता, जो एक्यूमुलेटेड मास है, जो लिपिड्स का एक्यूमुलेटेड मास है, बड़ा फैट की ड्रॉपलेट है, उसको छोटी छोटी ड्रॉपलेट में, इंडिविजुअल लिपिड में सेग्रीगेट कर देता है। ओके, और इस सेग्रीगेशन की टर्म को हम बोलते हैं फिर इमल्सिफिकेशन। ओके, रोल ऑफ बाइल जूस क्या है वहां पर? बाइल जूस इन डाइजेशन is to emulsify फैट। ओके, तो फैट का इमल्सिफिकेशन करना ये ओके। तो बाइल जूस का ये फंक्शन है कि वो क्या करेगा? फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। ओके, तो फैट का इमल्सिफिकेशन करना ये बाइल जूस का काम है। बाइल जूस में क्या क्या होते हैं? तो बाइल जूस में दो तरह की चीजें होती है बेटा। बाइल जूस में मेन कंपोजिशन तो वाटर होता है, लेकिन वाटर के अलावा फिर जो मेजर कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से हैं? तो बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट्स। बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये दो तरह के पिगमेंट है। और पिगमेंट मतलब दैट मॉलिक्यूल विच प्रोवाइड कलर, जो कलर प्रोवाइड करते हैं उनको हम पिगमेंट कहते हैं। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन भी कलर देगा। इन दोनों के कारण वहां पर बाइल जूस का कलर येलोइश ग्रीन कलर का होता है। ओके, दोनों के प्रेजेंस के कारण बिलीरुबिन जनरली ज्यादा येलोइश कलर कॉज करता है और बिलीवर्डिन थोड़ा ग्रीनिश कलर कॉज करता है। ओके, तो लीवर में अगर इंफेक्शन हो जाए, लीवर में कुछ इंफेक्शन हो जाए और बाइल जूस ज्यादा सीक्रेट हो, तो बिलीरुबिन भी ज्यादा सीक्रेट होगा। और बिलीरुबिन अगर ज्यादा सीक्रेट हो रहा है लीवर से, तो वो ब्लड में अब्सॉर्ब भी हो सकता है बिलीरुबिन। ओके, और बिलीरुबिन अगर ब्लड में आ गया, ओके, तो अब क्या होगा? बिलीरुबिन अगर ज्यादा आ गया ब्लड में तो बताओ। ब्लड का कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा। ब्लड का कलर चेंज होने लगेगा। गुड, कैसा होने लगेगा? येलो। येलोइश टाइप। येलोइश होने लगेगा। ओके, तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर है रेडिश पिंकिश। ओके, क्योंकि रेडिश पिंकिश कलर का पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, देयरफॉर ब्लड का कलर भी थोड़ा रेडिश दिखता है उसके कारण। ओके, लेकिन जब बिलीरुबिन ज्यादा बनता है लीवर में इंफेक्शन में, अगर बिलीरुबिन ज्यादा बना तो बिलीरुबिन बनने के लिए हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है। हीमोग्लोबिन टूटता है तब बिलीरुबिन बनता है। ओके, बिलीरुबिन जो बनता है वो कब बनता है? हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन होने से, डिग्रेडेशन होने से। ओके, तो बिलीरुबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब डिग्रेड होगा, टूटेगा, तो बिलीरुबिन बनेगा। ओके, और इस तरह से हीमोग्लोबिन इन्फेक्शन हुआ है और बिलीरुबिन ज्यादा बनना है तो ज्यादा हीमोग्लोबिन टूटना पड़ेगा।
यूजुअली क्या होता है कि डेली हमारी बॉडी में नई आरबीसी बनती रहती है और पुरानी आरबीसी टूटती रहती है, क्योंकि अबाउट आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। ठीक है, तो जो 120 डेज बिफोर जो बनी थी आरबीसी, उसका आज लास्ट डे है, वो टूटेगी। और वो टूटेगी तो उसमें का हीमोग्लोबिन भी ब्रेक डाउन होगा, हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा तो बिलिरुबिन बनाएगा बाइल जूस के लिए। ओके, तो नॉर्मली ऐसा होता रहता है। लेकिन अगर लीवर में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए और बिलिरुबिन ज्यादा बनने की प्रोसेस शुरू हो रही है, तो अब ज्यादा हीमोग्लोबिन टूटना चाहिए, इसलिए नॉर्मल आरबीसी भी टूटेगी अब। और नॉर्मल आरबीसी टूटेगी तो ब्लड में आरबीसी का काउंट, हीमोग्लोबिन का काउंट कम होने लगेगा। ओके, और उसके बदले में बिलिरुबिन जो बढ़ रहा है वो ब्लड में थोड़ा अब्सॉर्ब होने लगेगा, तो ब्लड में भी वो सर्कुलेट होगा बिलिरुबिन। ओके, तो जॉन्डिस जो डिसीज होती है ना, जॉन्डिस, जॉन्डिस पता है ना? यस सर। जॉन्डिस Yes. को हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं? पीलिया सर। पीलिया। हाँ, पीलिया। है ना? हिंदी में बोलते हैं पीलिया। ओके, और मराठी में कौड़। पित्त पण म्हणतात ना, पित्त, यस। हाँ हाँ। है ना? तो वो बढ़ने लग जाएगा वहां पर। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, वहां पर येलोइश होने लग जाएगी स्किन। ठीक है, स्किन ज्यादा येलोइश दिखने लग जाएगी वहां पर। ठीक है, आईज जो है वो येलोइंग ऑफ आईज हो जाएगा वहां पर। ठीक है, नेल्स के पास में डॉक्टर ब्लड चेक करता है, तो वहां पर देखेगा तो वहां पर वो ब्लड जो है वो रेडिश नहीं दिख करके वहां पर वो येलोइश वहां पर दिख रहा है, थोड़ा नेल येलोइश हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं कि वहां पर बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होगा। फिर टेस्ट पैथोलॉजिस्ट टेस्ट लगाते हैं, और टेस्ट में अगर बिलिरुबिन मिला ब्लड तो बोलेंगे कि जॉन्डिस हो गया है। ओके, तो ये बिलिरुबिन के कारण अगर वो बढ़ गया तो जॉन्डिस भी हो जाता है, तो ये रिलेटेड जॉन्डिस डिसीज है। ओके, ये न्यू बैच वाले स्टूडेंट्स को जो यूनिट में पढ़ते हैं उनको नहीं पढ़ाया है ये उनको मैं डिसीज वाले पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ, आपको तब जल्दी से बस ओनली बता दूंगा। तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन ये पिगमेंट्स हैं, मतलब कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बाइल जूस को कलर प्रोवाइड करते हैं, डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन में जाते हैं। लेकिन अगर लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है। अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा और ये ब्लड में भी जा सकते हैं फिर बिलिरुबिन। और ये येलोइश कलर का पिगमेंट है, ब्लड में जाएगा तो येलोइश, और इसीलिए फिर हमारी स्किन में भी थोड़ी सी स्किन भी येलोइश होने लग जाएगी। ओके, तो ये कलर प्रोवाइड करने वाले, बस इनका मेजर फंक्शन नहीं है डाइजेशन में। डाइजेशन में मेजर फंक्शन है बाइल सॉल्ट का, मतलब ये इमल्सिफिकेशन में बाइल सॉल्ट इमल्सिफिकेशन पास करवाते हैं। तो दो तरह के बाइल सॉल्ट होते हैं, टोरोकोलेट एंड ग्लाइकोकोलेट। ग्लाइकोकोलेट, ओके, तो दो टाइप के बाइल सॉल्ट होते हैं, टोरोकोलेट एंड ग्लाइकोकोलेट। ओके, अब 8 सफिक्स आया, मतलब कि वहां पर COO नेगेटिव मतलब कार्बोक्सिलेट आयन है। ओके, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में से हाइड्रोजन निकला है, तो मतलब वो एसिडिक पार्ट है। ठीक है, नेगेटिव है, H निकल गया तो COO नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन है। अब हम बोल रहे हैं सॉल्ट, तो सॉल्ट मतलब क्या होता है बेटा? सॉल्ट मतलब ओनली नेगेटिव आयन होगी क्या वहां पर? नो, फिर पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। तो यहाँ पर सॉल्ट के लिए पॉजिटिव भी लेना पड़ेगा। देयरफॉर हम बोलेंगे कि ये अगेन दो टाइप के होते हैं, सोडियम टोरोकोलेट, पोटेशियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड पोटेशियम
ग्लाइकोपोलेट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो ये बाइल सॉल्ट होते हैं। Sir, I didn't understand anything from fourth point. But we did say that bile juice is composed of water, bile pigment, and bile salt. Is it understood? Yes, sir. Then we said that bile pigments are of two types. Number one, bilirubin, and number two, biliverdin. Bilirubin is a yellowish pigment which provide yellowish tinge to bile juice, while biliverdin is a greenish pigment which provide greenish tinge to bile juice. And because of this, overall color of bile juice turns to be yellowish green. Is it okay? Yes, sir. Okay. Then the next component is bile salt. Again, bile salts are of two types, taurocolate and glycocolate. So there are two categories of bile salt. One is taurocolate, another is glycocolate. But taurocolate, the suffix "ate" represents, it bears carboxylate ion, O8. Okay? Suffix O8 is used for carboxylate ion. So it represents carboxylate ion is there. But we already said that bile salt, it means an anion and cation. Okay? Mixture of anion and cation, acid and base is called as salt. Therefore, taurocolate also has two types, sodium taurocolate and potassium taurocolate, while glycolate also have two types, sodium glycocolate and potassium glycocolate. Okay, beta? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो. Sir, can you please repeat third point? Third point. Role of bile juice in digestion is to emulsify fat. Do you want any explanation for it, beta? Yes, sir. Okay. You are comfortable in bilingual or only English? Sir, please repeat what you said. Beta, are you comfortable in bilingual language for explanation, or you need only explanation in English language? Sir, I am comfortable in both. Okay. तो एक्चुअली हमने क्या कहा बेटा कि बाइल जूस डाइजेशन के लिए कैसा वहां पर होना चाहिए. तो डाइजेशन में क्या रोल है बाइल जूस का. ओके, लीवर से जो बाइल जूस रिलीज होता है, तो हमने कहा था कि अभी तक जो भी जूसेस, क्योंकि बाइल जूस एक डाइजेस्टिव जूस है. डाइजेस्टिव जूस मतलब डाइजेशन में किसी ना किसी तरह का पार्टिसिपेशन करेगा. ओके, तो बाइल जूस क्या पार्टिसिपेट करता है. तो हमने कहा कि वहां पर कोई एंजाइम नहीं है, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है. और जब डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, इसका मतलब है कि कोई बड़ा कैटाबॉलिज्म नहीं होने वाला है, कोई बड़ी कैटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होने वाला है, मतलब फैट का एक्चुअल डाइजेशन नहीं होने वाला है. फिर क्या होगा. तो ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाई करना मतलब फैट की लार्ज ड्रॉपलेट को, ओके, फैट की लार्ज ड्रॉपलेट को छोटी छोटी ड्रॉपलेट में सेग्रीगेट कर देना. ओके, जैसे ये 3 मार्कर्स है मेरे पास में.
ओके, तो एक साथ में है एग्रीगेटेड मैनर में, यहाँ पर हमने इनको रिप्रेजेंट किया, एक्यूमुलेटेड यहाँ पर है ये। ओके क्लियर। तो जैसे हम यहाँ पर इनको एक साथ में बता रहे थे, ये हो गई फैट की लार्ज ड्रॉपलेट फॉर एग्जांपल। ओके, लेकिन जब हम इनको अलग अलग मार्कर को अलग अलग यहाँ पर सेग्रीगेट कर रहे हैं, तब ये हो जाएगा वहां पर इमल्सिफिकेशन। ओके, छोटी छोटी ड्रॉपलेट में ब्रेक कर देना उसको। तो इंडिविजुअल लिपिड में मेनी लिपिड मिल करके फैट की बड़ी ड्रॉपलेट बनाते हैं। ओके, और जब इन लिपिड को सेग्रीगेट कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, इंडिविजुअल लिपिड अलग अलग दिखता है आपको, तब इसको हम बोलते हैं फैट की छोटी ड्रॉपलेट, स्मॉल ड्रॉपलेट। तो ये जो एग्रीगेशन था, इसको ब्रेक करके इंडिविजुअल लिपिड के फॉर्म में दिखाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ओके, क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. तो इस तरह से फैट की लार्ज ड्रॉपलेट को, मतलब मेनी लिपिड मॉलिक्यूल्स को सेग्रीगेट कर देना, इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। और ये इमल्सिफिकेशन, फैट का इमल्सिफिकेशन बाइल जूस करता है, और बाइल जूस में भी ओनली बाइल सॉल्ट करते हैं। किसी को और कोई कंफ्यूजन है बेटा? ओके, स्क्रीनशॉट हो गया होगा सबका? Yes, sir. तो अब हम देखते हैं कि बाइल जूस जो लीवर सिक्रीट करता है, वो एलिमेंट्री कैनाल में कैसे पहुंचता है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट ऑफ पर्सन उसको कैरी करेगी, लेकिन वो डायरेक्ट ओपन नहीं होगी इंटेस्टाइन में, ओके, एलिमेंट्री कैनाल में। तो वो लीवर की जो डक्ट आएगी, कॉमन बाइल डक्ट, उसके साथ में मिक्स होगी और फिर हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाएगी, और फिर हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट, उसमें ओपन होगी। तो फर्स्ट हम लीवर का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसके बाद में हम लीवर से निकलने वाले बाइल जूस की मूवमेंट को ट्रेस करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा एक लीवर का पार्ट ऊपर की तरफ है और थोड़ा सा टिल्टेड है, नीचे की तरफ है। ओके, ऐसा ये हमारे लंग्स के साथ में भी होता है, किडनी के साथ में भी होता है। राइट पार्ट थोड़े से स्लाइटली अबोव सिचुएटेड दिखते हैं, और लेफ्ट पार्ट थोड़े से इनके कंपैरिजन में नीचे की तरफ दिखते हैं। ओके, लेकिन ये थोड़े से साइज बराबर होता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ ज्यादा है और ये नीचे यहाँ तक है। ओके, तो लीवर में आपको दो पार्ट्स दिख रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं कि लीवर इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स। लीवर दो लोब से कंपोज्ड है, दो लोब से बना हुआ है। राइट साइड लीवर को देखना है आपको, आपका राइट साइड वहां पर नहीं देखना है। ओके, तो राइट लीवर लोब और लेफ्ट लीवर लोब, क्योंकि लीवर यहाँ पर सिचुएटेड है ऐसे। ओके, तो राइट लीवर लोब ये हो गया और लेफ्ट लीवर लोब ये हो गया, लीवर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर। ओके, तो ये हो जाएगा राइट लीवर लोब, लीवर के लिए हम टर्म यूज करते हैं हिपेट। हिपेट इट मींस लीवर। इसी हिपेट की सेल्स, लीवर की सेल्स को हम बोलेंगे हिपेटोसाइट्स, लीवर के टिश्यू को हिपेटिक टिश्यू। ओके, ऐसे हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए राइट लीवर लोब को हम राइट हिपेटिक लोब भी बोल सकते हैं, राइट हिपेटिक और लीवर लोब। ओके, राइट हिपेटिक लोब एंड लेफ्ट हिपेटिक और लीवर लोब, फर्स्ट दो लोब से।
अब ये दोनों लोब्स कनेक्टेड है थ्रू अ लिगामेंट। ओके, तो एक मेसेंट्रिक लिगामेंट होता है, एक लिगामेंट होता है मिडल में। ये लिगामेंट इन दोनों को, लीवर के लोब को कनेक्ट करता है। ये लिगामेंट जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दोनों लोब्स। अब ईच लोब इज कंसिस्ट ऑफ मेनी लोब्यूल्स। ओके, ईच liver lobe, each liver lobe made up of many lobules। ओके, तो लीवर में दो लोब्स है और ईच लोब की यूनिट हो जाएगी लोब्यूल्स। ओके, तो जैसे एक लोब्यूल एक टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहां पर ये लोब्यूल यहां पर एक बन रहा है, ये ब्लू कलर से हमने एक लोब्यूल दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पर एक ब्लैक कलर से दिखा दिया लोब्यूल, अभी ब्लैक कलर की सर से आपको पता है कि टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। ये एक एक लोब्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आपने कोई थर्ड लोब्यूल बना दिया, हेपेटिक टिश्यूज बना दिया, इनको हम बोलते हैं एक एक लोब्यूल। ओके, ये पूरा ब्लैक कलर का ये हो गया लोब्यूल। ओके, हेपेटिक लोब्यूल। वैसे मेनी लोब्यूल से कंसिस्ट होते हैं, बट यहाँ पर कंपोज्ड होंगे इस लोब में भी और इस लोब में भी, दोनों में से। अब मोस्ट ऑफ द मैमल्स में लोब्यूल कवर्ड होता है एक स्पेशल कवरिंग से, विच इज कॉल्ड एज ग्लीसन्स कैप्सूल। ओके, जैसे ये ब्लैक कलर वाला जो लोब्यूल था, हेपेटिक लोब्यूल, इसको हमने कवरिंग बना दिया ये। फिर ये ब्लू वाले का कवरिंग बना दिया हमने, वो ब्लू से ही है इसलिए आपको उतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। फिर ये रेड वाले का कवरिंग हमने बना दिया यहाँ पर पूरे का। ओके, इस तरह से ये क्या है, एक कवरिंग से कवर्ड है। इस कवरिंग को हम टर्म देते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। ओके, तो most of the mammals hepatic lobules are covered by a covering called Gleason's capsule। और मजे की बात यह है कि ये हम में नहीं मिलता, ग्लीसन्स कैप्सूल हमें फ्री रहते हैं लोब्यूल्स, कोई कवरिंग नहीं होता। लेकिन आपको जब आप पढ़ते हो कि लीवर में लोब्यूल्स कवर्ड होते हैं कवरिंग से, ठीक है, ग्लीसन्स कैप्सूल, तब आपको बस ओनली इतना बताया जाता है। लेकिन एग्जाम में पूछते हैं कि ग्लीसन्स कैप्सूल किसमें एब्सेंट होता है, फिर बाकी 3 एग्जांपल देते थे, एक ह्यूमन बीइंग दे देता है और आप ये समझते हो कि हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ रहे थे चैप्टर में, इसलिए बुक में जो लिखा है वो ह्यूमन बीइंग के बारे में तो होगा ही। ओके, इसलिए पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है कि ग्लीसन्स कैप्सूल which is absent in human beings
ह्यूमन बीइंग्स में ये एब्सेंट होता है। ओके, ह्यूमन बीइंग में ग्लिसन्स कैप्सूल नहीं मिलता। सिंपली आपको पूछता है कि लीवर में हिपेटिक ग्लोब्यूल्स है, तो हिपेटिक ग्लोब्यूल किससे कवर्ड होंगे, तो आपको आंसर देना है ग्लिसन्स कैप्सूल से। ओके, लेकिन अगर ये पूछ लिया कि ह्यूमन बीइंग्स में ग्लिसन कैप्सूल प्रेजेंट होगा या नहीं, तो आप कहोगे नहीं। ओके, एब्सेंट होता है, हमें नहीं मिलता, बाकी अदर मैमल्स में मिलता है। तो एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स, other mammals possess Gleason's capsule as the covering of hepatic globules. ना? अब यहाँ पर अलग अलग हिपेटिक ग्लोब्यूल का काम अलग अलग है। ओके, अलग अलग हिपेटिक ग्लोब्यूल्स का काम अलग अलग है। जैसे कोई हिपेटिक ग्लोब्यूल बाइल जूस सीक्रेट कर रहा है, तो एक इधर का बाइल जूस सीक्रेट करेगा एक हिपेटिक ग्लोब्यूल, एक इधर का हिपेटिक ग्लोब्यूल बाइल जूस सीक्रेट करेगा। सेम है, दोनों एक दूसरे के जो है वो क्लोन है एक तरह से। तो इधर जो टिश्यू काम कर रहा है, उधर लोब में वही टिश्यू काम कर रहा है। फिर एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करना, हम मेडिसिन वगैरह खाते हैं, हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो उसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल आते हैं, तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, वैसा बोलते हैं। तो हर एक टिश्यू का काम अलग अलग होता है। ओके, यूरिया बनाते हैं, अमोनिया से यूरिया साइकिल चलता है लीवर में, तो एक यूरिया बनाएगा। तो ऐसे रोल्स हम लिखेंगे आगे लीवर के रोल्स में। तो ये सब फंक्शंस यहाँ पर अलग अलग टिश्यू करते हैं, अलग अलग ग्लोब्यूल्स ये परफॉर्म करेंगे। तो बाइल जूस भी सीक्रेट कर रहे हैं कुछ। ओके, बाइल जूस भी सीक्रेट कर रहे हैं। तो बाइल जूस सीक्रेट करने के लिए यहाँ पर सीक्रेट तो ये करेगा, लेकिन जाना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल में, इसलिए कुछ डक्ट्स भी होना चाहिए इसके पास। ओके, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको डक्ट्स का रोल बताता हूँ उसमें। डन? Yes. गुड। अब देखो, ये राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट है लीवर का। यहां से दोनों पार्ट से हिपेटिक टिश्यू बाइल जूस सीक्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस वाले टिश्यू ने बाइल जूस सीक्रेट किया, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो बाइल जूस सीक्रेट कर रहा है, तो यहाँ से एक डक्ट निकलेगी। ओके, और ये डक्ट बाहर ले जाएगी उस बाइल जूस को। ठीक सेम यहाँ पर भी रहेगा। ओके, इस तरह से यहाँ पर दो डक्ट्स हैं जो अपने अपने लोब से बाइल जूस लेकर के आ रही है। तो एक राइट लोब से जो डक्ट बाइल जूस लेकर के जाएगी बाहर, उसको हम कहेंगे राइट हिपैटिक डक्ट। राइट हिपैटिक डक्ट। वाइल जो लेफ्ट लोब से कैरी कर रही है बाइल जूस को, उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ओके, RHD and LHD, राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ओके, ये क्या कर रही है, सबसे पहले लीवर से जो सीक्रेट हो रहा है बाइल जूस, उसको कैरी कर रही है। अब ये आगे दोनों लीवर के बाहर निकलते से ही ये क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। दोनों जुड़ गई, कंबाइन हो गई। जैसे ही कंबाइन हो जाएगी, एक सिंगल बनेगी, तो अब ये राइट और लेफ्ट तो नहीं बची,
इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। ओके, ये सिंगल बन गई, इसको हम बोलेंगे अब कॉमन हिपैटिक डक्ट, CHD। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म भी बहुत बार आपको डायरेक्टली वहां पर क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं, देयरफॉर आपको ये एब्रियो भी जो है वो ध्यान रखना है। LHD लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, हिपैट से रिलेटेड आया, तो CHD तो कॉमन हिपैटिक डक्ट। नाउ कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे रन तो करती है थोड़ी देर, लेकिन एक बॉडी में और एक हमारे इसमें कंट्रोल होता है कि ये बाइल जूस जा रहा है फैट की इमल्सिफिकेशन के लिए, तो डेली उतना बाइल जूस अबाउट सीक्रेट होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 1 to 2 लीटर, जिसके बेसिस पर वो जो जितना फैट खाता है तो उतना आसानी से इमल्सिफाई हो सके, ताकि आगे उसका डाइजेशन हो सके लिपिड का लाइपेज एंजाइम की हेल्प से, तो इमल्सिफिकेशन हो सके, इतना बाइल जूस जाता है। लेकिन तब क्या होगा, जब आप डेली अगर खा रहे हैं फैट जितना आ रहा है, फिर अचानक से आप हेल्थ कॉन्शियस हो गए, डाइटिंग करने लग गए, और आपने 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 कहा कि नहीं, अब फैट थोड़ा सा कम आना चाहिए मेरी बॉडी में। ओके, तो आप डेली खा रहे थे फॉर एग्जांपल 100 मिलीग्राम फैट एक टाइम पर, एक मील में, पर मील, ठीक है, जो भी आप फूड इंटेक कर रहे थे एक टाइम पर, उसमें 100 मिलीग्राम फैट जा रहा था। इस 100 मिलीग्राम फैट को इमल्सिफाई करने के लिए जितना बाइल जूस रिक्वायर्ड था, फॉर एग्जांपल बाइल जूस वहां पर हमने कहा 1000 ml बाइल जूस लग रहा है, फॉर एग्जांपल वहां पर एग्जांपल लेंगे कि 1000 ml बाइल जूस लग रहा है वहां पर। ओके, इसको आप केस में, लेकिन आप अचानक से हेल्थ कॉन्शियस हो गए, जो डेली आपका ये था, ये डेली आप इतना यूज कर रहे थे, लेकिन आप हेल्थ कॉन्शियस हो गए और आज आपने जो मील लिया उसमें आपने रिड्यूस कर दिया बाइल फैट का अमाउंट, जितना खाते थे उससे आपने कम फैट लिया, जो आपने मील लिया वहां पर, जो आपने जो भी फूड लिया उसमें बहुत ही रिड्यूस कर दिया, जस्ट हाफ हो गया। 100 मिलीग्राम फैट खा रहे थे आपने, नहीं होना चाहिए, तो फैट आपने जो बाहर से जो फैट लगाते थे, मक्खन वगैरह लगाते थे पराठे वराठे पर, वो नहीं लगाया आपने, ठीक है, बटर वटर आपने नहीं मतलब यूज किया है वहां पर कोई किसी भी तरह से, या ऑयली कोई भी फ्राइड चीज नहीं लिया आपने वहां पर नाश्ते वगैरह में, लेकिन आपने जो भी फूड खाया है उस फूड में लिपिड 100% होने के चांसेस हो सकते हैं, जब तक कि आप प्योर प्रोटीन या प्योर कार्बोहाइड्रेट ये नहीं खाते तब तक। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी लिविंग सेल अगर है तो लिविंग सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो कंपोनेंट होते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन, ये 100% होते हैं। ओके, तो लिपिड है मतलब फैट है। ओके, तो इसलिए आप कोई भी चीज खाओ बिना बाहर का ऑयल यूज किए, तो उस पर्टिकुलर फूड में अपना कुछ ना कुछ फैट तो होगा ही होगा। ओके, ऑलरेडी तो हमने कहा कि वो इतना रिड्यूस हो गया है, आधा, तो अब आधा यूज कर रहे हैं। अब डेली आदत थी 100 मिलीग्राम फैट की, और तब 1000 ml बाइल जूस रिलीज हो रहा था, अब आपने खाया 50 मिलीग्राम फैट, तो अब 500 ml बाइल जूस रिलीज होना चाहिए। लेकिन आपका खाना देख करके लीवर को थोड़ी डायरेक्टली पहले पता है कि आज इतना कम आने वाला है, उसको तो पता है कि डेली कितना आता है, उसके बेसिस पर वो सिक्रीशन स्टार्ट कर देगा। जैसे आप च्यूइंग स्टार्ट करेंगे तो सिग्नल जाने लग जाएंगे सभी बॉडी को क्या फूड आने वाला है, तो जैसे स्टमक के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होगा तो आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, बाइल जूस बनाने लग जाओ। अब डेली पता था कि इतना आता है फैट, तो बाइल जूस भी उतना ही बनेगा डेली के लिए, लेकिन अब इसमें से आधा ही लगने वाला है, 500 ml ही लगने वाला है, तो फिर बाकी का 500 ml का क्या वेस्ट होने दे। बॉडी बड़ी मुश्किल से बनाती है कोई भी कंपोनेंट, अपने ही कंपोनेंट यूज करके, ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन ब्रेक करके बिलिरुबिन बनाया था, तो ऐसे ही थोड़ी जाने देगी वो बिलिरुबिन को, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर एक स्टोरेज ऑर्गन रहता है, एक स्टोरेज ऑर्गन रहता है विच इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर।
ओके, इसका कुछ पार्ट लीवर के पीछे छुपा रहता है। ओके, लीवर के मतलब लीवर ऐसा ऊपर है उसके, तो लीवर के पीछे छुपा है उसका कुछ पार्ट उसका ऊपर है। ओके, ये है गॉल ब्लैडर। बाइल जूस सीक्रेट करता है लीवर, लेकिन गॉल ब्लैडर इसको स्टोर कर सकता है। ओके, तो बाइल जूस को कौन स्टोर कर सकता है? स्टोरेज ऑर्गन फॉर बाइल जूस इज गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर गॉल ब्लैडर की हम यहाँ पर अलग तरह से बना देते हैं ताकि आपको विजिबल हो। ये डक्ट, गॉल ब्लैडर की डक्ट को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। तो जब बाइल जूस ज्यादा आएगा और पता चलेगा, अब जैसे वो ड्यूडेनम में एंटर करेगा तो पता चलेगा कि हाँ इतना ही आया है बस, तो इतना ही बाइल जूस चाहिए, तो जो बाइल जूस सीक्रेट हुआ है वो बाइल जूस यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। एक्स्ट्रा वाला बाइल जूस यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। बाकी बस 500 ml चाहिए तो फिर 500 ml ही आगे जाएगा, मतलब डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट इन फूड, वो वहां पर जाएगा। तो सिस्टिक डक्ट अब कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ में मर्ज हो रही है ताकि एक्सेस में जो बाइल जूस आएगा वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाए। लेकिन हो सकता है कि आज आपने मॉर्निंग में डाइटिंग करने की कोशिश की तो आपको कम लगा था, लेकिन इवनिंग होते होते आपको लगा कि अरे मेरे को तो एनर्जी नहीं मिल रही है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो जाने दो, फैट खा लेते, क्या हुआ? या एक दो दिन डाइटिंग करने के बाद में आपको ऐसा लगा कि नहीं नहीं आज खा लेते, एक दिन खाने से क्या क्या नुकसान है, बहुत दिन से बटर नहीं खाया है, बहुत दिन से जो है वो कुछ जो है वो फास्ट फूड नहीं खाया है, बहुत दिन से जो है कुछ ऐसी जो है फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए हैं, या फिर कुछ भी ऐसा मतलब जो आपको लगे वहां पर कि जो उसमें फैट आ रहा है साथ में, वो वाला बहुत दिनों से नहीं खाया तो आज खाने से क्या हो जाएगा, इतने दिन डाइटिंग कर ली तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा अगर आपने सोच लिया और आपने वो फैट वाला खाना खा लिया, तो फिर अब क्या होगा? अब 3-4 दिन से आदत पड़ी हुई थी कि इतना ही आना चाहिए, अब आपने खा लिया ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 मिलीग्राम खाते थे, ठीक है, डेली के लिए 50 ml खाने लग गए थे अब कुछ दिनों से, अब अचानक से आपने 150 खा लिया, ठीक है, तो अभी मैक्सिमम तो 1000 ml सीक्रेट कर रहा था 100 मिलीग्राम फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, तो बाकी का 50 मिलीग्राम का जो ऊपर है एक्सेस में फैट खाया है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्सेस में बाइल जूस कहाँ से आएगा? ये तो नॉर्मल सिक्रेशन करेगा डेली जितना, तो एक्सेस वाला जो यहाँ पर स्टोर हुआ है वो यूज होगा, मतलब ये हमेशा स्टोर नहीं रहता, उस जो गॉल ब्लैडर में स्टोर है वो तब काम आता है जब फूड में फैट ज्यादा आता है और बाइल जूस कम रिलीज होता है, तब ये सिस्टिक डक्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है और बाइल जूस रिलीज हो जाता है। ओके, ये स्टोर भी कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है। अब इन दोनों की जो कॉमन डक्ट है, अब दोनों की डक्ट बाइल जूस को ही कैरी कर रही है, इस चीज को बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब ये ओनली लीवर की तो बची नहीं, अब लीवर की भी और सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर की भी है, इस चीज को बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट को एक और टर्म दी जाती है डक्टस कॉलिडोकस, ध्यान रखिए, डक्टस कॉलिडोकस। कोल का मतलब होता है CHOLE, कोल का मतलब होता है बाइल। ओके, तो डक्टस कॉलिडोकस कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट, अब बाइल तो दोनों से जा रहा है, लेकिन ये आगे कनेक्ट होता है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, तो पेनक्रियास की जो डक्ट है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, उसके साथ में कनेक्ट होगा। ओके, ये है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ वर्सन जिसको हमने कहा था।
ये अब कॉमन बाइल डक्ट के साथ में मर्ज होती है और मर्ज होने के बाद में फिर अब ये नई डक्ट बनाती है, इसको हम बोलते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपेट मतलब बाइल को लेकर के आ रही है, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और ये अब हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट अब इंटेस्टाइन में ओपन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में, जो सी शेप पार्ट हमने कहा था, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में ओपन होगी, ड्यूडेनम में ही स्टमक से फूड आ रहा है और यहाँ पर अब बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस के कारण उसका डाइजेशन पहले होगा, फिर लेटर इंटेस्टाइनल जूस के कारण होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी पूछ लो। डन। हो गया भाई? डन। स्क्रीनशॉट हो गए? यस सर। Yes, sir. गुड। ओके, तो कल हम पढ़ेंगे लीवर के कुछ रोल्स को पढ़ेंगे जल्दी से, एंड देन उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन। ओके, एंड देन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बाद में फूड डाइजेशन इन ओरल कैविटी, स्टमक, इंटेस्टाइन। ओके, तो जहां जहां पर हमारा फूड जाएगा वहां वहां पर कैसे डाइजेशन होगा ये हम स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके, शशिकांत सोनी ने यहाँ पर लिखा है कि सर 1 जुलाई से ओपन होंगे ना इंस्टीट्यूट। बेटा ये न्यूज़ तो मुझे नहीं है, तुमको न्यूज़ है क्या कोई? Yes, sir. Message आया. मैसेज आया? Yes, यस sir. क्या मैसेज आया बेटा? युक्ति आपके पास में मैसेज आया क्या? यस सर। बेटा फॉरवर्ड कर देना मुझको, ठीक है? मेरा नंबर है ना आपके पास? यस सर। ओके, मुझे फॉरवर्ड कर देना बेटा वो 810 वाले नंबर पर। हाँ यस सर। सर हाँ हाँ बेटा बोलो। सर बायोलॉजी के लिए अच्छे से गाइड लेना जिसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन है, तो आप सजेस्ट बेटा कर सकते डिटेल हैं। में जितना मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, प्लस एनसीईआरटी। ओके, और आपका स्टेट बोर्ड है कि सीबीएसई बोर्ड है? स्टेट बोर्ड सर। स्टेट बोर्ड, ठीक है। तो इन 3 चीजों के अलावा कोई थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। पहली बात तो क्लास के नोट्स, ओके, क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है, प्लस एनसीईआरटी, प्लस स्टेट बोर्ड की बुक। इसके अलावा कहीं से थ्योरी के लिए एक्स्ट्रा बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ना तो बोर्ड के लिए ना तो नीट के लिए, इतना थ्योरी सफिशिएंट है। फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो प्रैक्टिस शीट दी जाती है, टेस्ट पेपर्स होते हैं, प्लस आप एक ऑब्जेक्टिव के लिए बुक खरीद सकते हो, ट्रूमेंस की ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, या फिर यस सर। एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, ठीक है? या फिर जीआर बातला पब्लिकेशन की, जीआरबी पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, या टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। ऐसे 4-5 सर बुक्स। फिंगरप्रिंट्स की ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं ना बेटा, फिंगरप्रिंट्स भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है वहां पर। आपके पास में बस एक ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा चाहिए कि अगर आपके पास में टाइम बचा है ये सब करने के बाद में, तो आप वहां पर ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर सके। डेली ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस किया करो, 50 क्वेश्चन एटलीस्ट बायोलॉजी की। अगर आपको बायो में अच्छे मार्क्स कवर करना है तो अभी से कम 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस किया करो। ज्यादा आप कर सकते तो और भी अच्छा है, लेकिन थ्योरी पढ़ने के बाद, थ्योरी आपको क्लास के नोट्स, क्लास में पूरा अच्छे से करने के बाद रिवीजन करो क्लास के नोट्स की, रिवाइज करने के बाद में एनसीईआरटी के बाद में अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है तो एक बार स्टेट बोर्ड की लैंग्वेज देख लो, ठीक है? स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है, तो स्टेट बोर्ड की बुक को नहीं लेना है आपको, एनसीईआरटी से ही देखना है, और फिर डायरेक्टली आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर जाओ। ओके बेटा? यस सर। ठीक है, ओके बेटा, Thank you, ठीक sir. है, Thank you, ओके sir. बेटा, Bye. बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। Sir, I have sent the message. ओके बेटा।